आप इसमें से ये माइनस करो, रेशनल माइनस रेशनल करते हो तो कोई रेशनल नंबर ही मिलता है, यानी कि ये जो टोटल मिलेगा माइनस करने के बाद ये रेशनल होगा, और जबकि ये इरेशनल है। अगर हम इनके ऑर्डर की बात ना करें तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने 2 × 2 × 3 लिखा है और किसी ने 3 × 2 × 2 लिख दिया, जिनको अगर हम प्रोडक्ट निकालें जिनका, तो हमें 4 ही मिलता हो। अगर मान लो ऐसी कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाए या कोई कह दे कि यार कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता होगा, ट्रिक याद रखना, अगर आप कंफ्यूज हो कब छोटी पावर लिखेंगे उल्टा, तो नाम का उल्टा करते हैं। जैसे इसकी फुल फॉर्म में H4 हाईएस्ट होता है, H4 हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट। 5 इज ए फैक्टर ऑफ p²। बहुत सारे बच्चों ने आप में से रटा होगा, भाई क्यों ऐसा लिख दे रहे हैं हम। हेलो, वेलकम इन AK स्टडी। क्या हाल चाल? तो देखो यार, आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1, जो आपका क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि रियल नंबर्स। इसका हम 1 शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। अब जो नई वाली बुक है, यानी कि जो आपका नया सिलेबस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो कुछ ही चीज़ें बची हैं, ठीक है ना। तो जो नया पैटर्न है या फिर नया जो सिलेबस है या नई जो बुक है, उसके हिसाब से आपको ये 4-5 चीज़ें इस चैप्टर में कवर करनी है, और मैं हर एक चीज़ अच्छे से यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। दूसरी, अगर कोई नंबर है, मान लो उसकी पावर n लिखी हुई है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे 4 की पावर n, 6 की पावर n, इस तरह से, और पूछेंगे क्या ये नंबर एंड होंगे 0 पे या नहीं होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर नंबर रेज़ टू दी पावर n है तो क्या ये एंड होगा 0 पे या फिर नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको HCF LCM क्या होता है ये पता होना चाहिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको थ्योरम 1.2 समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थ्योरम 1.2 जो आपकी नई वाली NCERT की है, पुरानी NCERT में 1.3 है ना, अगर आप इस थ्योरम को अच्छे से नहीं समझोगे तो जो ये क्वेश्चन आते हैं ना प्रूव करने वाले, है ना, इसमें एक स्टेप आता है जहाँ पे इस थ्योरम का बहुत तगड़े तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये नहीं आती तो फिर वहाँ पे आप उस स्टेप को रट लेते हो, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई प्रूव कैसे करते हैं √2 √3 इन सब को इरेशनल, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपने रटा ही होगा बहुत सारे स्टेप्स को, है ना, क्योंकि इसमें एक कहानी की तरह क्वेश्चन करते जाते हो और बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में, है ना, दिमाग खराब करती हैं कि यार ऐसा क्यों लिखे दे रहे हैं हम, लेकिन आप रट लेते हो। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा आज के बाद, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूँ इसी लेक्चर में, टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो, जो ये थ्योरम है ना, बहुत ही आसान सी थ्योरम है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, पर मैं यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, जो थ्योरम 1.1 है आपकी NCERT की, इसमें लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले लें, कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले लें, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, और जो वो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब दुनिया में किसी एक नंबर के एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12। कंपोजिट नंबर आप जानते हो मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों या फिर 2 से ज़्यादा लोगों के पहाड़े में आ रहे हो, है ना। अब जैसे जो 12 है ना, ये 2 से ज़्यादा लोगों के पहाड़े में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम नंबर के गुणनफल या फिर प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। जैसे जो 12 है, इसको आप लिख सकते हो 2 2 जा 4 3 जा 12, लिख सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमने एक कंपोजिट नंबर लिया था। आप देखोगे कि ये जो 12 है ना भाई, ये क्या है, ये है एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये है कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स आप समझते हो, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे उनको प्राइम बोला जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको कंपोजिट बोला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो 2 है ना, ये या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा, 2 ही फैक्टर हैं, है ना। जो 3 है, ये भी या तो 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा, इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर यानी कम से कम 3 फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरम हमें बताती है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर सेलेक्ट कर लो भैया,
है ना, अगर आप उसको फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, प्राइम नंबर्स के रूप में, तो वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब है कि आप दुनिया में कुछ और नहीं मिल सकता आपको, प्राइम नंबर ऐसे नहीं मिल सकते जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बजाय इसके अलावा, ठीक है। अगर हम इनके ऑर्डर की बात ना करें तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है और किसी ने 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, तो उसको भी हम सेम बोलेंगे। मतलब ये एक ही चीज़ है यार, ये अलग नहीं है, बस आपने ऑर्डर ही तो बदला है। 3 को पहले लिख दिया, 2 इंटू 2 बाद में लिख दिया। मतलब अगर हम ऑर्डर की बात ना करें, अगर हम ऑर्डर की बात ना करें तो अब आपको कोई और प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये आया, तो है ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर देखो जो 12 है वो तो 6 इंटू 2 करके भी आ सकता है, 4 इंटू 3 करके भी आ सकता है, 12 इंटू 1 करके भी आ सकता है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैंने बात करी है प्राइम नंबर्स की। तो क्या इसमें ये प्राइम है क्या? क्या यहाँ पर ये प्राइम है क्या? क्या इसमें ये और ये प्राइम है क्या? नहीं है भाई। 1 तो प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, इसका तो एक ही फैक्टर है, और प्राइम होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, इसका एक ही फैक्टर, तो 1 तो कुछ भी नहीं है खैर, है ना। तो मैंने बात किसकी करी कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की जा रही है। बात समझ में आई अब आपको कि कोई भी कंपोजिट नंबर, है ना, को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के रूप में, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब दुनिया में कोई और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पाया जाएगा इसके अलावा, अगर हम इसके ऑर्डर की बात ना करें। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई सर, है ना, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो अब आगे चलते हैं। ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर से पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एवरी कंपोजिट नंबर, हाँ ध्यान से देखना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर फैक्टराइज भी कह सकते हो इसके, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक अपना है व्हेन ए नंबर विल एंड विद जीरो। कोई नंबर जीरो पे एंड कब होता है ना, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो अपने सिलेबस में अभी जो आएगा वो आएगा कि नंबर को इस तरीके से लिखा गया है, बेस रेज टू द पावर एन। एन जहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई एन क्या है। याद रहे आपको कि यार एन जो है ना, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इस तरह से कुछ भी करते जाओ इन्फिनिटी तक, एन कोई नेचुरल नंबर है ना। तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है कि उसका बेस है रेज टू द पावर एन है, तो ये नंबर है ना जो आएगा वो नंबर, ये जीरो पे एंड कब होगा? आपको याद रखना है, ये नंबर जीरो पे एंड तभी हो सकता है जब अगर हम बेस को फैक्टराइज करें। बेस का आपने फैक्टर निकाले सारे, आपने देखा कि जो उसके फैक्टर्स हैं उनमें कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 दोनों होने चाहिए, बोथ, है ना। यानी कि ये नंबर जो है विल एंड विद डिजिट 0 इफ 2 and 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ बेस, यानी जो इसका बेस में है ना उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 5 होंगे ना तो 2 गुणा 5 करके 10 आ जाएगा, यानी कि उसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 10 है। अब 10 से किसी को भी यार देखोगे आप गुणा करोगे ना तो लास्ट में 0 आ ही जाएगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ बेस की बात क्यों करी? जैसे सोचो यार, जैसे सोचो मेरे पास ना कुछ भी है, मान लो 6 है, 6 की पावर n लिख दूँ। अब n कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, फ़र्क क्या पड़ना है यार भाई। अगर जो 6 है उसको मैं फैक्टराइज करूँ सिर्फ बेस को, ये बेस हो गया, ये उसका एक्सपोनेंट हो गया, है ना। अगर मैं बेस को फैक्टराइज करूँ तो 2 और 3 मिल रहे हैं मुझे, ठीक है ना। तो मतलब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है भाई। तो मैंने क्या बोला कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो यहाँ पे 5 नहीं है तो 2 गुणा 5 करके 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 है ही नहीं, है ना। अब फर्क इससे क्यों नहीं पड़ रहा है, इसको मैं फैक्टराइज क्यों नहीं कर रहा, कहने का मतलब है कि मान लो जैसे यार n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो इसका यही तो मतलब होगा ना भाई, 6 2 बार आ गया, तो यार इसके फैक्टर में मिलेंगे मुझे 2 गुणा 3, यहाँ पर भी तो ही मिलेगा 2 गुणा 3, 5 तो तब भी नहीं मिलेगा ना। मतलब ये जो है अगर ये नेचुरल नंबर है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। ये जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो, बेस ही तो बार बार रिपीट होगा। अगर ये 2 है तो 6 2 बार रिपीट हो गया, 3 है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार हो गया, है ना। तो अगर एक 6 के पास 5 नहीं था, है ना, 2 गुणा 3 ही थे, तो मैं कितने भी 6 लिख लो नहीं मिलेगा ना आपको। इसीलिए आपको बस चेक कहाँ करना होता है, बेस को फैक्टराइज करना होता है। बात समझ में आ गई? और ये नेचुरल नंबर ही होना क्यों जरूरी है? मान लो अगर ये होल नंबर भी हो जाए तो भैया ये पावर 0 भी हो सकती है। अब वो कुछ भी हो जाए यार, 2 गुणा 5 ही लिख दो आप, इसके पास 2 भी है 5 भी, लेकिन अब 0 आ गया तो एंड तो नहीं हो रहा ना, 0 से तो 1 आ गया। इसलिए आप बेस में होल नंबर यानी 0 तो नहीं रख सकते, बाकी सारे रख सकते हो, 0 भी नहीं रखते आप बेस में, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो 0 पे एंड नहीं होता, 2 और 5 के होने के बावजूद भी, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम जो बात कर रहे होते हैं, है ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एन नेचुरल नंबर है तब के लिए लिखी हुई है,
ठीक है, 0 नहीं हो सकता n। ठीक है, चलो तो आपको इतना लॉजिक समझ में आ गया कि हम देखेंगे कि जिस नंबर को ये पूछ रहा है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हैं क्या, और उसकी रेस्ट पावर n जो है n नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये दोनों चीज़ें यूज होंगी जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी, और ये जो लॉजिक अभी आपको पढ़ा है कि कोई नंबर 0 पे कब एंड होता है वो भी देखो जरा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 रेस्ट टू द पावर n, है ना, ये 4n नहीं है ऐसे, है ना, ये 4 रेस्ट टू द पावर n है, याद रहे आपको, है ना, ये मिस प्रिंट है, ये यहाँ पर कैसा दिखना चाहिए, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए भाई, 4 रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, है ना, कह रहा है कि चेक करो कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लिए 4 रेज टू द पावर n 0 पे एंड होता है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार जो 4 रेज टू द पावर n है ना, आप क्या करो, रेज टू द पावर n रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसका बेस है ना 4, इसको फैक्टराइज कर लो, तो 4 को आप क्या लिख पाओगे भाई, 2 इंटू 2, क्या लिख पाओगे, 2 इंटू 2 4 रेज टू द पावर n, है ना, n क्या है, ठीक है ना, हम बोलेंगे वेयर n क्या है, कोई नेचुरल नंबर, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार अगर मैंने इसके बेस का प्राइम फैक्टर्स निकाले तो मुझे 2 तो मिल रहा है भाई, 5 नहीं मिल रहा, जबकि कंडीशन है दोनों मिलने चाहिए, 2 भी 5 भी, कम से कम 1 2, कम से कम 1 5। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 5 नहीं मिल रहा, तो ये नंबर कभी 0 पे एंड नहीं होगा। लेकिन फिर इसमें फंडामेंटल थ्योरम भी यूज होगी, वो कहाँ पे यूज होगी, वो ये ऐसे यूज होगी सर, समझा देता हूँ फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, कि सोचो अगर हम इस बात पे श्योर ही ना होते कि इसका सिर्फ 4 का, है ना, जो 4 लिखा है मैंने बेस का, इसका सिर्फ यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, हो सकता है दुनिया में कोई और भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता हो, या फिर बहुत सारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होते हों जिनको अगर हम प्रोडक्ट निकालें जिनका, तो हमें 4 ही मिलता हो। अगर मान लो ऐसी कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाए, या कोई कह दे कि यार कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता होगा जिसमें 2 और 5 दोनों आते होंगे, 4 का ही, है ना, तब तो वहाँ पे वो 0 पे एंड हो जाएगा। तो हम उसको बताएंगे नहीं भाई देख ऐसा नहीं होता है, दुनिया में 4 का सिर्फ यही एक प्राइम फैक्टराइजेशन है जिससे हमें क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है, और कोई है ही नहीं। लेकिन हमें इस बात को बोलने में मदद कौन करेगा, इस बात को बोलने में मदद करेगा वही जो हमने थ्योरम पढ़ा है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके हिसाब से किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें तो वो यूनिक होता है, उसके अलावा दुनिया में कोई और है ही नहीं, तो ये सारी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। अब हम बोलेंगे यार देखो इसका एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसके पास सिर्फ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और दुनिया में कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं, है ना, थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से, इसीलिए ये कभी 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, है ना, इसको लिखेंगे कैसे प्रिसाइज तरीके से कि बहुत लंबा चौड़ा भी ना लिखना पड़े और सब कुछ क्लियर रहे टीचर को चेक करते हुए, तो वो मैं पहले लिख देता हूँ, है ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे लिखूँगा तो टाइम लग जाएगा, जल्दी से मैं लिख देता हूँ पहले। तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिख दिया, देखो आपको समझ आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 both as its prime factors, but 4 raised to the power n has only 2 not 5, and this prime factorization is unique according to fundamental theorem of arithmetic। इसका मतलब क्या है कि 4 raised to the power n कभी भी एंड नहीं हो सकता है 0 पे, कोई किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो जो मैंने समझाया उसको ऐसे आप शॉर्ट में सिंपल तरीके से लिख पाओगे। चलिए अब बात करते हैं आगे और समझते हैं पहले HCF LCM, है ना, क्या होता है ना, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं HCF और LCM, लेकिन उससे पहले ये होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली 2 नंबर छोटे छोटे लेता हूँ 10 और 20, इनकी मदद समझाता हूँ कि HCF क्या होता है। पहले HCF समझो, है ना, पहले इसका समझो कि होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स लिखता हूँ 10 और 20 के, है ना, पहले मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स लिख रहा हूँ 10 और 20 के, है ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर्स लिखूँ, है ना, 10 और 20 के, तो 10 के फैक्टर क्या होगा, है ना, 10 का फैक्टर क्या होंगे, मतलब जिनके पहाड़े में 10 आता है, तो यहाँ पर 10 का 1 के टेबल में आता है 10,
2 के टेबल में आता है 10, 5 के टेबल में आता है 10 और 10 के टेबल में आता है 10। ये समझ में आ गया फैक्टर्स। अच्छा 20 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना, 4 के टेबल में आता है 5 और 10 और 20। अब अगर मैं बात करूं इनके कॉमन फैक्टर्स की, है ना, मैं बात करूं इनके कॉमन फैक्टर की, किसकी बात करूं? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? कॉमन फैक्टर समझ गए आप? सी एफ क्या था? एफ था फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों के पास हो ना। कॉमन फैक्टर मतलब क्या? जो दोनों के पास हो भाई। जैसे यहाँ पर दोनों के पास 1 है, लिख दो। दोनों के पास 2 है, लिख दो। और दोनों के पास 5 भी है क्या? लिख दो। दोनों के पास 10 भी है क्या? लिख दो। तो ये जो नज़र आपको आया ये क्या है? ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन कॉमन फैक्टर में, है ना, ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें हाईएस्ट क्या है? इनमें क्या हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई? कॉमन फैक्टर तो समझ में आया कि ये वो फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, दोनों के पास है। और इनमें हाईएस्ट क्या है भाई? हाईएस्ट है 10। हाईएस्ट क्या है? 10। ठीक है, ये जो एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे निकला है 10 और 20 का, वो है 10। मीनिंग समझ में आया कि एचसीएफ क्या होता है? जिसमें फील करा रहा था आपको, है ना, ये वो बहुत छोटे से नंबर है, आपको निकालना आता होगा, ये कोई बात नहीं, बट जिसमें फील करा रहा था कि भाई ये एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है ना। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो जरा एलसीएम का फील लो थोड़ा सा, है ना, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब फिर से वही 2 नंबर, है ना, 10 और 20। ठीक है, यही 2 नंबर 10 और 20 रखते हैं अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनके मल्टीपल्स की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ अभी मैं? एम फॉर मल्टीपल्स, है ना, एम किसके लिए? मल्टीपल्स। ठीक है, तो भाई अब एक बात बताओ यार, यहाँ पर जो 10 है इसके मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? इसके पहाड़े में आए तो 10, 20, 30, है ना, 40, 50, 60, ऐसे ही ये चलता जाएगा भाई, इनफाइनाइट होंगे, है ना। अगर मैं 20 की बात करूँ तो इसके ज़रा मल्टीपल्स बताना, तो ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा भाई। अब अगर मैं बात करूं इनके कॉमन मल्टीपल्स की, है ना, किन की बात करूं मैं? वाइट कलर से लिखते हैं। कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं, यानी कि सीएम की बात करूं। सीएम मतलब क्या? कॉमन मल्टीपल्स। तो भैया कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं इनके जो दोनों के पास हो? तो दोनों के पास 20 है क्या? दोनों के पास 40 है क्या? दोनों के पास 60 है क्या? है ना, यहाँ 80 है, वहाँ पे 80 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। दोनों के पास 80 है क्या? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं बात करूँ कि इनमें से लीस्ट कौन है? सबसे छोटा। मतलब क्या कि जो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, लेकिन इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? लीस्ट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनमें से सबसे छोटा, जो कॉमन वाले हैं इनमें सबसे छोटा क्या है? 20। तो एलसीएम कितना आ गया भाई? 20। ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई? इसका मीनिंग समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि 10 और 20 में से छोटा वाला हमेशा एचसीएफ हो जाएगा, बड़ा वाला नहीं। नहीं, ऐसा तब होता है, एक ट्रिक है सिंपल सा, कि अगर हमें ऐसे नंबर का एलसीएम निकालेंगे, छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आ रहा हो, तो छोटा वाला उन दोनों का एचसीएफ होता है, बड़ा वाला एलसीएम होता है ना। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो, जैसे मान लो मैं 2 और 5 का निकालूं तो कहानी बदल जाएगी, है ना, तो वो मत सोच लेना। लेकिन इस ट्रिक को भी याद रखना, है ना, आपके कई जगह काम आएगा कि अगर 2 नंबर ऐसे में छोटे वाले के पहाड़ में ही बड़ा वाला आ रहा है तो छोटा वाला एचसीएफ, बड़ा वाला एलसीएम। ठीक है, खैर वो सब छोड़ो, अभी आप ट्रिक व्रिक बाद में सीखना। पहले आप मीनिंग समझ में आ गया ये बताओ, है ना, कमेंट में बता देना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब
अब HCF और LCM हम बार बार ऐसे तो नहीं निकालेंगे यार, हमें बहुत सारे बड़े बड़े नंबर दे देंगे, हम उनके फैक्टर लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे, फिर उसमें से सबसे हाईएस्ट देखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसको निकालने के लिए, है ना, कई मेथड है वैसे तो, है ना, जिसमें से एक मेथड अपने को पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं HCF की। ठीक है, HCF आप कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर आपको HCF निकालना हो कुछ नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप कैसे निकालोगे? पहले तो जो नंबर दिया गया है उसका आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, है ना। मान लो, मैं आपको सिंपली ऐसे कराता हूँ, मान लो कि आपको एक नंबर दिया गया है P और एक नंबर दिया गया है Q। मान लो ये P और Q कोई कंपोजिट नंबर दिए गए हैं, आपने इनके प्राइम फैक्टर निकाले, तो आपको मिला 2 × 2⁻3, है ना, 3⁻2 गुणा में 5, मान लो ऐसे मिल गया आपको। आपने Q के प्राइम फैक्टर निकाले, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, है ना, Q के प्राइम फैक्टर्स निकाले। आप प्राइम फैक्टर तो निकालने आते हैं ना यार, ऐसे करके निकाल लेते हो। ठीक है, जैसे आपको 40 का निकालना हो तो निकाल लोगे ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने देखा कि यार यहाँ पे आ रहा है 2⁻1 गुणा में 3⁻3 गुणा में, यहाँ पे आ गया मान लो 7, ऐसा कुछ आया। ठीक है, कौन है ये P और वो कौन है Q। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, जब आप इसका HCF निकालने जाओगे, किसका HCF निकालने जाओगे भाई? P और Q का, है ना। आपने क्या किया, P और Q का आप इस HCF निकालने गए, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, है ना। यहाँ पे आपको करना क्या है, हालांकि अगर बिना पढ़े बताऊँ सिंपली, है ना, अभी आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा। तो आपको कॉमन फैक्टर छांट लेने, पहले कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों के पास हो, है ना, और उसमें से क्या करना है, आपको छोटी पावर वाला ले लेना है ना। जैसे दोनों के पास, सोचो कौन कौन है, अभी वो पढ़ेंगे बाद में, तो कन्फ्यूज हो यार, है ना। आप सिंपली सोचो कि इसमें से छोटी पावर पहले कॉमन कौन कौन, 2 यहाँ पर भी है तो 2 यहाँ पर भी है क्या, तो 2 यहाँ लिख दो यार। 3 यहाँ पर है क्या, 3 यहाँ पर भी है, बिल्कुल 3 भी दोनों के पास है, 3 भी यहाँ लिख दो। 5 वहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मत लिखो। 7 यहाँ पे है लेकिन वहाँ नहीं है, मत लिखो, है ना। अब आप क्या करोगे, ये जो पावर आएंगी ना इनके सर पे, एक्सपोनेंट जो आएगा मतलब इनके सर पे, वो कौन सा लिखोगे? जैसे यहाँ पे 2⁻³ है, यहाँ पे 1 है, कौन सा लिखोगे? छोटा वाला। ट्रिक याद रखना, अगर आप कंफ्यूज हो कब छोटी पावर लिखेंगे कब उल्टा, तो नाम का उल्टा करते हैं। जैसे इसकी फुल फॉर्म में H4 हाईएस्ट होता है, H4 हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट। तो जब यहाँ पे एक्सपोनेंट लिख रहे होते हो, इनकी पावर्स में लिख रहे होते हो, तो वहाँ पे उल्टा करते हैं, इसके नाम का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट है तो वहाँ पे लोवेस्ट पावर आएगी, यानी सबसे छोटी, बस ये ट्रिक है भाई। ठीक है, तो यानी कि आप क्या करोगे, 3 और 1, है ना, 2 की पावर्स में देखो, 3 और 1 में लोवेस्ट कौन है, छोटा कौन है, 1 भाई, तो 2⁻1 आएगा गुणा। 3 की बात करें तो यहाँ पे 3⁻2 है, 3⁻3 है, भले ही H4 हाईएस्ट होता है, लेकिन पावर के केस में उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे लोवेस्ट लिखेंगे। तो लोवेस्ट कौन है भाई, 3⁻2, तो कितना हो जाएगा, 3⁻2 9 होता है, 9 गुणा में 2 यानी 18। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहीं पे अगर, है ना, अब मैं पढ़ूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अब, है ना। क्या लिखा है कि भाई आपको प्रोडक्ट निकालना है, देखो ना, हमने क्या किया यार, प्रोडक्ट ही तो निकाला। ठीक है, आपको प्रोडक्ट निकालना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, यानी कि जो प्राइम फैक्टर निकाले, इसमें से कॉमन वाले देखने जो दोनों के पास हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट पावर वाला लिखो और प्रोडक्ट निकाल लो, यही मतलब है इसका। ठीक है, अब अगर मैं LCM की बात करूं सर, तो यहाँ कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। LCM में आप क्या करोगे, LCM में भी आप प्रोडक्ट ही निकाल रहे होगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर नहीं देखोगे, कोई भी फैक्टर आ जाए भाई, सबको लाइन में लगा दो, है ना। जैसे यहाँ पे लगा था कि भाई प्रोडक्ट तो निकालना है, लेकिन सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, लेकिन यहाँ पे कहीं कॉमन वर्ड नजर नहीं आएगा आपको LCM में। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट निकाल दो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे ईच नजर आएगा, वहाँ पे कॉमन प्राइम था, यहाँ पे ईच प्राइम, यानी जो भी मिल गया, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं इन्हीं नंबर्स का LCM निकालने बैठूँ साहब, इन्हीं नंबर LCM किसका निकालना है, P और Q का। अब एक जगह फैक्टराइज किया हुआ है तो दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं, है ना। तो ईच मतलब जो भी आ गया, क्या क्या नंबर दिख रहा है पहले नोट करो। 2 दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं 3 दिख रहा है, कहीं ना कहीं 5 भी दिख रहा है, भले वो दोनों जगह नहीं है, कहीं ना कहीं 7 भी दिख रहा है, लिख दो यार। अब आप क्या करोगे,
आपको देखना है नाम का उल्टा, पावर में हम नाम का उल्टा करते हैं। L फॉर लीस्ट है तो इसका उल्टा हाईएस्ट पावर देखोगे, ऐसे ट्रिक याद रखना सिंपली, ठीक है। L फॉर लीस्ट का उल्टा हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट पावर देखोगे। तो 2 में देखोगे तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 प्रोडक्ट निकालना है। 3 में देखोगे तो हाईएस्ट पावर कहाँ है, 3 की पावर 3 प्रोडक्ट निकालना है। 5 में देखोगे तो 5 की तो पावर 1 की हाईएस्ट आएगा, 7 की 1, है ना। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना है, ठीक है। ये बात समझना है आपको, है ना, ये बात समझना है आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं हम, ठीक है। 2 खास बातें हैं। पहली बात तो आपको याद हो जाएगी कि पावर कब हाईएस्ट लिखनी है, कब लोवेस्ट लिखनी है, तो इस नाम का उल्टा, H फॉर हाईएस्ट तो पावर वहाँ पे लोवेस्ट वाली आएगी, L फॉर लोवेस्ट है या लीस्ट है तो यहाँ पे पावर हाईएस्ट वाली आएगी। बस पहली दिक्कत क्लियर हो गई। दूसरी दिक्कत कि भैया HCF में आप याद रखना अलग से, HCF में सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को लिखा जाता है दोनों के पास हैं, लेकिन LCM में जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हो गया सबको लिखा जाता है। बस इतना अगर आपको समझ में आता है आप ये कर ले जाओगे क्वेश्चन जो भी आता है ना। पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, आपने कई बार देखा होगा, है ना, कि जैसे मान लो देखो ऐसे आता है पेपर में, इस कलर से लिखूंगा, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे मान लो कि जो m एक नंबर है, n एक नंबर है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले गए, तो यहाँ पे आया x क्यूब वाई स्क्वायर z, यहाँ पे आ गया मान लो x रेज़ टू पावर 4 y की पावर 7, है ना, यहाँ पे आ गया मान लो r की पावर 3। अब आपसे पूछ लिया HCF और LCM निकाल दो, है ना। अब आप क्या करोगे, है ना, अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो आप लिखोगे यार देखो इनका जो HCF होगा ना भाई, HCF में हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को इन्वॉल्व, देखो x y z और r ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है ना, तो x y z ये लिखा होगा हमें प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो HCF के ये आप कॉमन वाले लिखो, x दोनों के पास है हाँ, y दोनों के पास है हाँ, z दोनों के पास है नहीं, नहीं लिखोगे, r दोनों के पास है नहीं, नहीं लिखोगे। फिर h फॉर हाईएस्ट है तो इसका उल्टा क्या, लोवेस्ट, यानी x की पावर 3 है, सिर्फ x पे फोकस करो, है ना। वैसे x पे फोकस नहीं करना चाहिए बट आप कर लो भी थोड़ी देर, ठीक है ना। x की पावर 3, x की पावर 4, है ना। तो छोटा कौन है भाई, है ना, h फॉर हाईएस्ट का उल्टा कर देना, छोटा कौन है, x की पावर 3, तो यहाँ पे आएगा रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, और y की पावर 7, y की पावर 2 में छोटा कौन है, y की पावर 2। बात समझना गई। अगर यही मैं LCM निकालने बैठ जाऊँ, सॉरी ये लिखा नहीं यहाँ पे किसका है, ये m और n का है, ठीक है ना, लिख लेना। अगर मैं यहाँ पे LCM निकालने बैठ जाऊँ m और n का, तो क्या आएगा, मैंने कहा कि जब हम LCM निकाल रहे होंगे तो जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हो गया सबको लिख देंगे। तो x y z और r, है ना, x भी लिख दो, y भी लिख दो, z भी लिख दो, r भी लिख दो, और L फॉर लीस्ट होता है उसका उल्टा कर दो, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वाली पावर 3 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट वाला लिखोगे। y 2 रेज़ टू द पावर 7 तो 7 लिखोगे। z तो खैर यहीं पे मान लो है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। r की पावर 3 है तो यहाँ पे r की पावर 3 लिख दो, ठीक है। बात समझ आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे यार, इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 8 एंड 30 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तो कर लोगे यार, 8 और 30 है भाई, ठीक है। तो 8 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई 8 को आपने देखा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। नहीं आता तो वैसे बच्चे कर रहे होते हैं, छोटी क्लास मैथ करो जब आप छोटे थे, है ना। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 3 बार है ना, आपको पावर के रूप में लिखना, आप थोड़े बड़े हो गए हो, ऐसे लिखना है ना, बेस एंड एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे बेस 2 है, एक्सपोनेंट 3 है, यानी 2 रेज़ पावर 3 आ गया, और 30 है भाई 30, है ना। 30 क्या होता है भैया, 2 3 6 पंजे 30, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले HCF बताओ, आप क्या बोलोगे। पहली बात तो HCF में सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर लिखते हैं, 2 कॉमन है, और क्या 3 नहीं है, दोनों के पास 5 नहीं, दोनों के पास, और क्या H फॉर हाईएस्ट तो पावर लो लीस्ट वाले आएगी, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटा 1 ही हुआ ना, तो 2 की पावर 1 ही हो गया। अब LCM अगर आपसे कोई पूछ ले, तो LCM के लिए भैया जो भी इन्वॉल्व हो गया सबको लिख दो। कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है, 2 इन्वॉल्व हो गया, 3 इन्वॉल्व हो गया, 5 इन्वॉल्व हो गया। अब आप क्या देखोगे, एयर फॉर लीस्ट इज कॉल्ड हाईएस्ट, पावर हाईएस्ट, है ना। 2 की पावर 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है, 3 वही है भाई, एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 गुणा में 5 करोगे 40, 40 गुणा में 3 करोगे 120, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर अपने पास 2 नंबर हैं, अगर अपने पास 2 नंबर हैं, है ना, A और B मान लो, ठीक है, अपने पास क्या 2 नंबर है, A और B, तो A और B को गुणा करके जो आएगा वही इनका HCF
इंटू LCM करके आता है ना, ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। वही इनका HCF और LCM करके भी आता है, ये भी आप याद रखना, एक फॉर्मूले की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ HCF निकाला होता है ना, और LCM ना निकाला होता, तो मैं क्या करता, मैं कहता नंबर कौन कौन से थे, 8 और 30, नंबर कौन कौन से थे, 8 और 30, तो इनका गुणनफल बराबर होगा इनके HCF, ठीक है, इनके HCF कितना है, HCF आ गया 2 इंटू LCM। मान लो मैंने LCM ऐसे ना निकाला होता तो ऐसे भी निकाल सकता था, अगर मुझे HCF पता तो LCM निकाल सकता हूँ। तो LCM क्या हो जाएगा भाई, 2 आएगा डिवाइड में, तो 8 इंटू में 30 डिवाइड बाई 2 है ना, 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, 30 चौके 120, ये आ जाएगा LCM, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक और तरीका ये है, ठीक है। अब ये आप याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के ही बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने पास क्या है, 6 है, 72 है, और कौन है, 120 है, यानी कि 120 है। अब यहाँ पे है ना 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 6 हो गया। अब 72 देखो है ना, आप चाहो तो यार नहीं आएगा आपको तो ऐसे कर लेना आप, है ना, ऐसे टुकड़े कर लेना, लेकिन अब आप क्लास 10th में हो ना, बहुत जगह कॉमन सेंस लगा के टाइम बचा सकते हो। जैसे 72 क्या होता है, 8 9 जा 72, तो 8 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 3, 9 क्या होता है, 3 की पावर 2, हो गया यार, है ना। अब 120 की बात आएगी तो 12 गुणे में 10 लिख सकते हो, 12 क्या होता है, 2 दूनी 4 तियाँ 12, यानी 4 गुणा 3 12 हो गया, तो 2 की घात 2 है ना, और गुणा में कितना हो गया, 3 12 है ना, या फिर चलो सिंपली लिखता हूँ, है ना, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 गुणा में 10, और 10 क्या होता है, 2 गुणा में 5, जल्दी से रफ में ऐसे लिख लोगे ना भाई, 12 गुणा में 10 है ना। अब आप देखोगे 2 1 2 3 बार आ रहा है, तो यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 3, गुणा में क्या हो गया, 3 गुणा 5 बच गया, 3 गुणा में 5 ही हो गया यार, है ना। फटाफट रफ में इतना ही करो, है ना, और ऐसे लिख दो, नहीं तो फिर आप ऐसे करो, आपकी इच्छा है जैसे भी करो, मतलब ये आपको फैक्टर्स निकाल लेने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करना है अपने को, HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो HCF क्या होगा इनका, मैंने कहा HCF में चाहे 2 नंबर हो 3 हो कितने भी हो, फैक्टर्स आपको वही लिखने हैं सब में कॉमन हो, अगर 2 नंबर है दोनों में कॉमन होना चाहिए, 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कौन है भाई, जरा देखो कि इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है क्या, हाँ, तो अब तीनों के पास कॉमन कौन है, 2, तो यहाँ पे तो 2 लिखोगे, और पावर कौन सी लिखोगे, एक्सपोनेंट कौन सा लिखोगे, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे h फॉर हाईएस्ट होता है तो एक्सपोनेंट लिखते हुए हम उसका उल्टा करते हैं, लोवेस्ट लिखते हैं। तो लोवेस्ट क्या है, 2 की पावर 1, 3 3, तो 2 की पावर 1 है, ठीक है। अब आप देखोगे 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, यानी कि 3 भी भैया दोनों के पास है, तो 3 भी लिखोगे और लोवेस्ट लिखोगे, तो 3 की पावर 1, ठीक है। तो 2 गुणा में 3 कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, 5 तो सबके पास है नहीं। अब अगर मैं LCM की बात करूँगा यहाँ पे, तो मैंने कहा यार LCM में क्या करना है, जो इन्वॉल्व हो गया सब आ जाएंगे। तो 2 दिख रहा है कहीं ना कहीं मुझे, 3 दिख रहा है कहीं ना कहीं मुझे, 5 दिख रहा है कहीं ना कहीं मुझे, और एक्सपोनेंट कौन सा लिखते हैं, L फॉर लोवेस्ट है तो उसका उल्टा हाईएस्ट वाला, है ना। तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी है ना, 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 तो इतना ही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है ना, और 3 की पावर 2 9 और 5, तो 8 5 जा 40, 40 इंटू में 9, यानी कि 9 चौक 36, 360, ठीक है, ये आ गया 360। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया तो अब आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर LCM। तो फिर से यार देखो 2 नंबर है, 96 है और कौन है, 404 है ना, ये 2 नंबर हैं आपके पास, 96 एंड है ना 404, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, 96 है ना, 96 क्या है, देखो 96 16 गुणा में 6 96 होता है, 6 में से 1 2 रहेगा, नहीं 32 गुणा में 3 है ना, देखो 32 गुणा में 3 होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, नहीं आता तो आप ऐसे कर लेना यार, 32 गुणा में 3, 96 32 इंटू 3, ठीक है, 32 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर लेना यार। ये क्या होगा, 4 इंटू 101, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 इंटू 101 हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है यार, आपने HCF निकाल देना है, ठीक है, HCF, ठीक है, HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो दोनों के पास है, दोनों के पास क्या है, 2 है भाई। अब कौन सी पावर लिखूंगा, H4 हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यानी 2 की पावर 2, कितना आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम हमें ऐसे नहीं निकालना, एलसीएम में किसी और तरीके से निकालना। इसने बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड एलसीएम, यानी कि ये निकाल के फिर इसकी मदद से एलसीएम निकालो। एलसीएम को इस तरीके से निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है यार कि अगर अपने पास 2 नंबर हों, नंबर 1 इंटू नंबर 2, इनको प्रोडक्ट जो आएगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। अब देखो इसको मैं इधर लिखता हूँ बल्कि, है ना, नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर आएगा देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम। अब मुझे बताओ एचसीएफ कितना है, 4, एलसीएम मुझे क्या पता। नंबर पहला कौन सा है, 96, दूसरा कौन है, 404। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 96 इंटू 404 है, ये 4, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटोगे तो ये 101 है ना। तो एलसीएम कितना आ गया यार, 96 का टेबल भले आपको नहीं आता पर एक बार तो पढ़ना आता है भाई। 96 गुणा में 1, 96 वन जा तो 96 होगा, इतना तो पता है। 6 आ गया, कैरी गया 9, फिर 96 इंटू 0 0 होगा, कैरी जो 9 गया था, फिर 96 वन जा 96 हो गया यार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। एचसीएफ और एलसीएम दोनों होंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर आप जानते हो, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स या फिर मोर देन 2 फैक्टर्स, कम से कम 3 गुणनखंड हो, फैक्टर्स हो, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ऐसे में क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, जो भी नंबर दिया गया उसको ऐसे लिख लो, नंबर इज इक्वल टू क्या है, नंबर है अपने पास 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, इसलिए सर क्योंकि जो फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, या जो भी चीज़ें दिख रही हैं जिनके फैक्टर तो नहीं हर कोई होगा, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस में प्लस भी है, मतलब जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे वो सब के सब प्राइम है। 7 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है। लेकिन जब भी इनको गुणा वगैरह करके जोड़ा वगैरह जा रहा है जो भी है, तो जो नंबर आ रहा है वो कॉम्पोजिट है, ऐसा हमें दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन में देखो एक खास बात रहेगी सर, कि कहीं ना कहीं पे प्लस का साइन रहेगा और उस प्लस के लेफ्ट में और राइट में कोई एक नंबर सेम होगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ भी क्या है 7। ठीक है, बस यहीं से आपको कहानी चालू करनी है, इसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, हर बार आपको ये सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफ 7 है तो 7 आप कॉमन लो, इसमें से आपने 7 हटा दिया तो क्या बचा, 3 गुणे 5, और पूरा का पूरा 7 कॉमन लिया तो 7 एकम 7 होता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 3 15 और 1 16, है ना। पहले आप जोड़ मत देना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। ठीक है, तो 15 और 1 16, तो 7 गुणा 16 बराबर आया नंबर। अब देखो, अब कहानी यहाँ पे असली शुरू होती है कि अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर रहा होगा ना, उसको मैं 7 गुणा 16 में लिख पा रहा हूँ ऐसे। तो पक्की बात है कि जो ये नंबर होगा ना, ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। क्यों होंगे सर, पहले बात तो क्वेश्चन में आ गया ना कि इनको सॉल्व करके जो नंबर आता है उसको हमें कंपोजिट दिखाना है। ठीक है, तो यही नंबर तो आ रहा है। तो ये नंबर कंपोजिट क्यों है, मतलब इसके 3 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर, यानी कम से कम 3 फैक्टर क्यों दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि देखो यार, अगर मैं नंबर को ऐसे गुणा में ऐसे लिख पा रहा हूँ तो मतलब 7 का पहाड़ा 16 बार पढ़ने पर ये नंबर आता है, तो 7 इसका एक फैक्टर हो गया। और 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे भी ये नंबर आता है, तो मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक वैसे जैसे 15 को आप लिखते हो 3 गुणा 5, मतलब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 15 आता है, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 15 आता है। ठीक है, तो 3 और 5 दोनों फैक्टर हैं। तो वैसे यहाँ पे 7 और 16 दोनों इसके फैक्टर्स हैं, और हमें पता है हर नंबर खुद का फैक्टर होता ही है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर तो हो गए ना, और 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 और नंबर 2 फैक्टर तो वही थे, 2 यहाँ से दिख रहे हैं। तो क्लियर मुझे काम जो चाहिए, अपना जो काम चलना है वो क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख जाए। तो हम बोलेंगे इसका मतलब 7 and 16 and 1 and number itself are factors of
8। ठीक है, मतलब देखो 7 और 16 एंड, अच्छा बहुत बार एंड लिख रहा है तो ये मत सोचना गड़बड़ हो गया, मैं समझाने के लिए जानबूझ के ऐसे ऐसे लगा दिया ताकि आपको ना ये चीज़ें अलग अलग दिख सके। अभी मेरे को आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ानी भाई, ठीक है, मैथ्स पे ध्यान दो, ये अलग अलग दिखे ना इसलिए मैंने बीच में एंड लगा दिया ताकि सेपरेट दिखे आपको कि भाई 7 भी इसका एक फैक्टर है, 16 भी इसका एक फैक्टर है, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, ये नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है ये। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं क्लियरली नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। बस हमें इतने पे ही काम करना है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब गिवन नंबर दैट इज, जो कि क्या है उस फॉर्म में लिखना जैसे दिया था, 3 गुणा में 5 गुणा में 7 + 7 इज कंपोजिट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन किसी ने इतने सिंपल तरीके से नहीं कराया होगा जिसमें आपको हर एक स्टेप समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही यार कुछ भी क्वेश्चन देंगे आपको वो चीज़ें सेम दिख जाएंगी, कुछ ना कुछ उसको कॉमन ले लेना और कर लेना। ठीक है ना, प्लस के इधर और प्लस के उधर। देखो यार, अब जो अगला टॉपिक है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो थ्योरम है ना, बहुत छोटी सी आसानी समझ में आती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो √3, √2, √5, √7 इस तरह के क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करना होता है ना, उसमें ये काम आती है। पहले समझते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम में कह रहा है, देखो, लेट P be a prime number, if P divides a square then P divides a also where a is a positive integer। कहने का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझाऊं। देखो, ये कह रहा है कि अगर P जो है ना कोई प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर आप समझते हैं है ना, P क्या होना चाहिए, कोई प्राइम नंबर समझते हो ना यार, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर, अभी तो हम बात कर रहे थे ना, जैसे 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, 5 एक प्राइम नंबर होता है, 7 एक प्राइम नंबर होता है, 11 प्राइम नंबर होता है, 13 प्राइम नंबर होता है, ऐसे। ठीक है, तो P क्या है, P कोई प्राइम नंबर हो, अगर कोई प्राइम नंबर हो, और है ना, और P जो है भैया डिवाइड कर दे a के स्क्वायर को। अब ऐसे तीर लगा के लिखने का कोई मतलब नहीं है, समझाने के जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, पेपर मत लिख के आना थ्योरम की जैसे, है ना। अब उतने लंबा चौड़ा कौन है ना लिखे ऐसे, आप समझो। P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर दे, मैंने टिक लगा दिया मतलब समझ लो डिवाइड हो गया। ठीक है, P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर दे तो पक्की बात है कि P a को भी डिवाइड कर देगा, बशर्ते a क्या है यहाँ पर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर तो पॉजिटिव होते नहीं, और 0 तो न्यूट्रल नंबर है, तो बचा कौन भाई, पॉजिटिव इंटीजर में कौन बचा, नेचुरल नंबर, है ना। यानी कि a क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी नेचुरल नंबर, है ना। आप कह सकते हो कि a क्या है, a कोई यहाँ पे नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं कोई प्राइम नंबर चुनता हूँ P की जगह, जैसे मैंने चुन लिया, तो अब मुझे पता है कि जो 2 है ये 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 10 का स्क्वायर समझते हो ना भाई, 100। जो 2 है ये, है ना, जो 2 है ये 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी 100 को। तो पक्की बात है कि जो 2 है, देखो यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा दो क्या बचेगा, a बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या करो, 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो क्या बचेगा, 10। तो ये 10 को भी डिवाइड कर देगा। कोई और प्राइम नंबर सोचो, जैसे मैंने सोचा 3। अब जो 3 है ना सर, ये 81 को डिवाइड कर सकता है। 81 क्या होता है भाई, 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो पक्की बात है कि जो 3 है ना, ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा के बाद क्या बचेगा, 9। 9 को भी डिवाइड कर देगा। क्या करेगा ये, 9 को भी डिवाइड कर देगा। अगर ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, अगर ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 9 को भी डिवाइड कर देगा, है ना। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, और यहाँ वाली चीज़ जो होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब सोचो कि अगर ये प्राइम ना हो तो हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा, कभी कभी हो भी जाएगा लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने बहुत सारे स्टेप्स रटे हुए होंगे अब तक इस तरह क्वेश्चन को करने में, और
अभी आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें आती भी होंगी डाउट में, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाउट में आपको मिलती होंगी, बट आपने ना रट लिया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रूट 3 और रूट 5 और रूट 2 एक जैसे होते हैं, तो आपको दिमाग में एक कहानी जैसा बन गया होता है, स्टेप्स वैसे लिखते जाते हो। बट मैं सिंपल तरीके से कराऊंगा ऐसे कि हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा जो भी वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर, है ना, रूट 5 जैसे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं शुरुआत में जो हमें प्रूव करना है वो उसकी उल्टी हो। अब जो हमें प्रूव करना है, हमने उल्टी स्टेटमेंट जानबूझ के शुरू में दे दी और फिर अपनी स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं थ्रू लॉजिक्स। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल के गलत बोल दोगे, ठीक है। लॉजिक से हम दिखाते हैं कि देखो जो हमने बोला था वो गलत है, तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा सही होना चाहिए। यानी कि हम अपनी ही बात पे कॉन्ट्राडिक्ट करके जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो प्रूव करते हैं। तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हिंदी में बोला जाता है इसको विरोधाभास, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम शुरुआत में इसको रेशनल मान लेंगे कि चलो अगर ये रेशनल होता, मतलब अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये रेशनल होना चाहिए था। रियल नंबर को 2 ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ब्रॉड वाली, रेशनल इरेशनल में अगर डिवाइड करना है तो जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं हो सकता, है ना। रेशनल इरेशनल में अगर बांटोगे तो 2 ही चीज़ें मिलती हैं आपको, रेशनल और इरेशनल। तो ये जो इरेशनल था मैंने यहाँ पे लिखा लेट रूट 5 इज रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्लास 8 से ही पढ़ी है, 9th में तो पढ़ी होगी और 8th में नहीं पढ़ी आपने तो, ठीक है, कि भैया देखो अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है ना, तो उसको हम न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे मान लो न्यूमरेटर p है, डिनोमिनेटर q है ना, लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो स्टेप लिख रहा हूँ ना ये भी आपने रटा ही होगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, है ना। अब ये को प्राइम ही क्यों होने चाहिए, ये स्टेप आपने रटा होगा, ठीक है। वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब बच्चे ने जो डेफिनेशन पढ़ी होती है ना रेशनल नंबर की, उसमें ये तो पढ़ा होता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, बट p और q का को प्राइम होना जरूरी है क्या। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार ऐसा क्यों, को प्राइम समझते हो ना, जिनका HCF 1 हो, यानी कि 1 के अलावा उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब हो गया भैया कि भाई जिन नंबर को भी आप को प्राइम बोल रहे हो ना भाई, जिन नंबर को भी आप को प्राइम बोल रहे हो उनका HCF 1 है। HCF समझ आ गया होगा आपको भी, कॉमन फैक्टर, तो मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक ही उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाए। अब बच्चा सोचता है यार ऐसे कैसे, अगर मैं यहाँ पर 15/20 लिख दूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 15 और 20 में क्या सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। नहीं यार, 15 तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बावजूद 15/20 रेशनल है, तो फिर वहां ऐसा क्यों लिख रहे हैं। बात समझ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 15/20 जिनका HCF 1 नहीं है, 15 और 20 को प्राइम नहीं है, उसके बावजूद ये अगर रेशनल नंबर है, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ये को प्राइम होना चाहिए। ये स्टेप तो आपने रटा ही होगा कई बार, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा नो डाउट, है ना, पर ज़्यादातर बच्चों ने रटा होगा। देखो होता क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा, हाँ, एक के अलावा भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होंगे उससे इसको काटा भी तो जा सकता है ना मेरे भाई। मतलब कि अगर 5 कॉमन फैक्टर है 15 और 20 में, तो 5 × 15 और 5 × 20, यानी कि जो 15/20 था उसको अगर मैं मिनिमम फॉर्म में लिखूं तो मुझे 3/4 मिलेगा क्या, तो मुझे 3/4 मिलेगा क्या। हाँ, जब तक ये कटता रहेगा मैं काटता रहूँगा, और एक बार मतलब मेरे को ऐसा देखने को मिलेगा कि ये अपनी मिनिमम फॉर्म में आ गया है, ये अपने मिनिमम फॉर्म में आ गया है भाई, निम्नतम रूप में आ चुका है। अब ये और नहीं कटेगा, कटना बंद हो गया। तो जब ये कटना बंद हो गया है ना, तब हमने इस फॉर्म में लिखा है। समझ में आ गया। यानी कि जो फ्रैक्शन कुछ भी रही हो उसको काट काट के हमने मिनिमम फॉर्म में लिख दिया। अब जब ये मिनिमम, भाई हर
फ्रैक्शन को ऐसे आप अगर वो कट रही है तो काट तो सकते हो, जब वो कटना बंद हो जाएगी तब मिनिमम फॉर्म में लिखा जाएगा। और जब ये मिनिमम फॉर्म में आ गया तो एक नंबर आ गया 3 1 4, और 3 और 4 अब को प्राइम हो गया, नहीं 3 और 4 में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई कि हमने मान लिया कि हमने शुरुआत में ही इसको काट काट के जो सबसे छोटी फॉर्म आई है उसमें लिखा है, इसलिए वहाँ पे वो को प्राइम लिखा जा रहा है। अब अगर इतना लॉजिक क्लियर हो गया आपका, तो अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद क्यू को इधर लाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 क्यू इजक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा p। अब आप क्या करना, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड अपन स्क्वायर कर दें अगर, तो क्या होगा भाई, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और p स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसको बोल देना इक्वेशन 1, है ना। स्क्वायरिंग हमने कहाँ करी है, यहाँ करी है भाई, पहले इक्वेशन को। ठीक है, अब इसके बाद वाला भी जो स्टेटमेंट आप लिखते हो आपने रटा हुआ होगा। इसके बाद आप क्या लिखते हो, देखो पहले आप लिखते क्या वो समझ लो। इसके बाद आप लिखते हो भाई, इसके बाद आप लिखते हो कि 5 जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है ना, इसके बाद आप लिखते हो, इसका मतलब है 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों ने आप में से रटा होगा भाई, क्यों ऐसा लिख दे रहे हैं हम, क्या लॉजिक है इसके पीछे का कि ये लाइन देख के मुझे पता लग गया कि 5 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। लॉजिक ये है सर कि देखो p यहाँ पे कोई इंटीजर है, q यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है, और यानी कि अगर q इंटीजर था तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, p इंटीजर तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर आएगा। तो यानी कि 5 गुणा में एक इंटीजर फिर से एक इंटीजर ही दे रहा है, तो इसका मतलब है 5 का पहाड़ा q स्क्वायर बार पढ़ने पे p स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब 5 उसका एक फैक्टर है। ऐसे भी नहीं समझ पाया तो फिर से समझ लो, जैसे 3 गुणा में 5 अगर मैं 15 करता हूँ तो मतलब एक इंटीजर दूसरा इंटीजर मिलके तीसरा इंटीजर ऐसे दे रहे हैं प्रोडक्ट के बाद, तो मतलब इसका यही तो हुआ कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 15 आता है, तो 3 15 का एक फैक्टर है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब सोचो कि 1.5 दूनी थोड़ी ना आप लिख लोगे कि भाई अगर मैं यहाँ पर, है ना, 2 गुणा में 1.5 करके 3 ले जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि 2 भी 3 का एक फैक्टर हो जाएगा, वो तो गलत बात होगी यार, क्योंकि इंटीजर नहीं है यार, इंटीजर बार मल्टीप्लाई करना होता है आपको, इसीलिए वो इंटीजर होने जरूरी थे। तो p अगर इंटीजर है तो इसका स्क्वायर इंटीजर होगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, है ना भाई, को प्राइम का मतलब को प्राइम इंटीजर, यार इंटीजर में बात कर रहे होते हैं हम को प्राइम नंबर्स की, ठीक है। 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, ये तो आपको समझ में आ गया अब, लेकिन इसके बाद वाली लाइन फिर से आप रटते हो कि अगर 5 उसका एक फैक्टर है, इसका मतलब 5 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर, 5 विल ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। मतलब अगर 5 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 p का भी एक फैक्टर होगा। ये अपने अब तक रटा था, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा थ्योरम से, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 में आपको यही तो पढ़ाया मैंने कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही प्राइम नंबर स्क्वायर हटाने के बाद जो बचेगा उसको भी डिवाइड कर देगा, है ना। ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना, कि 5 अगर p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 5 p को भी डिवाइड कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इसके बाद वाली स्टेटमेंट देखो आप कुछ इस तरह से लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते क्या हो, लेट जो ये p था ना, ये p है, लेट p इक्वल टू 5 r या समथिंग ऐसे कुछ करके। अब ये स्टेप भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने रट रखा होता है कि उन्हें क्या लगता है कि यार क्वेश्चन में ना हर जगह 5 5 5 नजर आ रहा है भैंस की आंख, तो यहाँ पर भी हम क्या बोल देते हैं, p बराबर 5 आ रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो 5 है अगर p का फैक्टर है तो इसका मतलब 5 के पहाड़े में p आता होगा, है ना। जैसे भैया आप देखो ना, 4 के पहाड़े में 20 आता है, मतलब 4 फैक्टर है, तो 4 अगर 20 का फैक्टर है तो 4 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे तो 20 आता होगा, 4 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे तो 20 आता होगा। तो ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पर जो p है, सॉरी 5 है, वो अगर p का फैक्टर है तो मतलब 5 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे तो p आता होगा। अब हमें नहीं पता कितनी बार आता होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि p क्या है, तो हम मान लेते हैं किसी इंटीजर बार r बार आता होगा, जहाँ पे r इंटीजर भाई, पहाड़ा इंटीजर बार ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा कि p इक्वल टू 5 r है, क्यों, क्योंकि 5 p का फैक्टर था तो 5 का पहाड़ा समथिंग इंटीजर बार पढ़ने पे p मिलना चाहिए, इसीलिए p को हम 5 इंटू r लिख सकते हैं।
अब लॉजिक क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं। लेकिन आप ध्यान रहे कि यहाँ पे आर क्या होना चाहिए, आर इज एनी इंटीजर। ठीक है, आर क्या है, आर कोई इंटीजर है भाई, आर भी एक इंटीजर है, याद रहे आपको, है ना। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अगर आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो अब इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है इसको उतारना है, इसमें p = 5r पुट कर देना है ना। ये इक्वेशन क्या है, 5q² = p², है ना। अब यहाँ पे क्या आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे पुट p = 5r, है ना। इसमें आप 5r पुट कर दो यार p की जगह। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5q² = p की जगह क्या आ जाएगा 5r। तो यहाँ से कितना हो गया 5q² = 25r²। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा q² और यहाँ बचेगा 5r²। अब फिर से वही कहानी है भाई, अब r एक इंटीजर था तो r का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, मतलब 5 का पहाड़ा एक इंटीजर और पढ़ने पे q² आता है, मतलब 5q² का एक फैक्टर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो इसके बाद है ना, इसी स्टेप के बाद आप यहाँ पे आओगे, इसके बाद आपको लिखना है कि भैया देखो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ q²। 5 क्या है, 5 एक फैक्टर है q² का, क्योंकि 5 का टेबल r² पढ़ने पे q² आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 will also be a factor of q। ठीक है, बाय थ्योरम 1.2। अब यहाँ से दिमाग घूम जाएगा अपना, क्या कि यार हमने शुरू में ये कहा था कि भाई p और q को हमने काट काट के मतलब मिनिमम फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब इनका HCF 1 है, कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख गया है, यहाँ पे दिख रहा है कि यार 5 जो है वो p का भी फैक्टर है, और यहाँ से दिख रहा है 5 जो है वो q का भी फैक्टर है। अब ये गड़बड़ हो गई ना बात, है ना, क्योंकि 5 दोनों का फैक्टर है ना। तो इसके बाद वाले हम क्या लिखेंगे, स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ और अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे भाई देखो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि 5 दोनों का फैक्टर आ गया, यानी कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। भाई इसका तो यही मतलब हुआ ना, क्योंकि 5 p का भी फैक्टर नजर आ रहा है, q का भी फैक्टर नजर आ रहा है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर। और अगर p और q को प्राइम थे तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट p एंड q आर को प्राइम। भाई p और q तो को प्राइम थे, बट हम देख रहे हैं कि 1 के अलावा कोई उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, विरोध पैदा कर रहा है, विरोधाभास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब जो हमने शुरुआत में एज्यूम्शन करी थी, है ना, और एज्यूम्शन was incorrect, and √5 is irrational। अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन आती है बच्चे के दिमाग में, मैं आप समझा देता हूँ, अगर बहुत कम लोगों के दिमाग में आती है जो थोड़ा क्रिटिकली सोच पाते हैं, ठीक है ना। अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हो तो ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आई भी नहीं होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर कुछ बच्चे, है ना, ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने लिखा कि चलो हमारी एज्यूम्शन, मतलब हमने जो शुरू में माना था वो गलत था, तो वो कौन सी बात गलत थी, मतलब हमने तो ये भी तो माना था कि ये कोप्राइम है, और हमने ये भी माना था कि ये रेशनल नंबर है ना। तो उनको लगता है कि यही वाली बात क्यों गलत लिख रहे हैं हम, कि भाई हमने जो शुरुआत में माना था वही गलत था, क्या पता यही गलत हो कि कोप्राइम ही ना रहे हो, तब कॉमन आ रहा हो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है जो क्रिटिकली थोड़ा सोच पाते हैं ना। अब सबसे सोचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है तो आप हर फील्ड में अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी ना, तो उन बच्चों ने सोचा होगा। तो यहाँ पर देखो यार, मैं इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पर हमने लॉजिक क्या लगाया कि कोई भी ऐसे रेशनल नंबर होगा p/q, तो उसको काट काट के
मिनिमम फॉर्म में लिखा तो जा सकता है ना, इस पर तो कोई रोकने नहीं आएगा कि अगर आपके पास 15/20 है तो आप उसको काटते रहो, एक टाइम पे वो मिनिमम फॉर्म में आ जाएगा, या समथिंग बाय समथिंग है, अगर वो कट रहा है तो काटते रहो, है ना। तो मतलब ये स्टेटमेंट में एज्यूम करने जैसा कुछ नहीं है, ये तो लॉजिक है भाई प्योर, कि कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप उसको मिनिमम फॉर्म में लिखोगे, मिनिमम फॉर्म में लिखोगे तो पी और क्यू कोप्राइम बन जाएंगे। लेकिन ये आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही क्यों पा रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको रेशनल एज्यूम किया था। मतलब सारे फसाद की जड़ वही है, जो आपने इसको रेशनल मान लिया था। अगर आपने इसको रेशनल ना माना होता तो आप इसको लिख ही नहीं पाते, अगर इसको लिख नहीं पाते तो फिर आगे जाके जो प्रॉब्लम आ रही है कोप्राइम होने के बाद भी, ठीक है, कॉमा ना जा रहा है, वो आता ही नहीं। तो मतलब आपकी शुरुआत वाली स्टेटमेंट ही गलत थी, ये वाली, ठीक है। अब लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। चलो अगर इतना क्लियर हुआ है तो अब देखो यार, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हम करेंगे, √5 की जगह √3 दे देंगे तो जहाँ जहाँ 5 नजर आ रहा है वहाँ 3 नजर लग जाएगा, √2 दे देंगे तो जहाँ जहाँ 5 नजर आ रहा है वहाँ पे 2 नजर लग जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन रहना है, कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इसके बाद √3 √2 रख लेना। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे ना भैंस की, अब तो √5 √3 ऐसे क्वेश्चंस के अलावा आपको ऐसे प्लस या माइनस में दे देंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल, ठीक है। 5 माइनस, अब देखो समथिंग प्लस समथिंग, जैसे यहाँ पे आ गया 5 - √3, किसी किसी क्वेश्चन में दे देंगे √3 + 2, है ना, किसी किसी में दे देंगे भैया 7 √2। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये दिखने में आपको बड़े लग रहे होंगे या भारी लग रहे होंगे, बट ये करने और आसान होते हैं, है ना। जो हमने यहाँ पे किया है, इसमें इतने सारे स्टेप्स लगे, इतनी मेहनत लगी, इससे कम में ये वाले हो जाते हैं। तो इससे डरना मत, ये और आसान है। आसान क्यों है वो समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आपको ऐसे जोड़ या घटा के दिया रहेगा कुछ भी, तो आप सिर्फ ये जो चीज़ है, सिर्फ ये जो चीज़ है, सिर्फ ये जो चीज़ है, रूट के अंदर आप देख लेना कोई, है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो ऐसे दे देंगे, तो पक्की बात है कि आप सिर्फ √3 को यहाँ पे इरेशनल मान के चलोगे, वो प्रूफ नहीं करना अलग से, इस पूरे को अलग से प्रूफ करना है ना। इसको आप यूज़ कर सकते हो कि √3 तो इरेशनल होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहला स्टेप तो सेम रहेगा, कि भाई मान लिया लेट 5 - √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, हमने ऐसा मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये रेशनल नंबर है, तो क्या मैं इसको एक दूसरे रेशनल नंबर p/q के बराबर लिख सकता हूँ, जो इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। हाँ, हर रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ पर, है ना, जहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे वेयर p and q आर कोप्राइम, है ना, कोप्राइम इंटीजर्स। वैसे कोप्राइम की हम बात करते हैं तो इंटीजर ही से होता है, बट अगर आप ये भी लिख लो तो कोई ये भी कन्फ्यूजन दूर जाएगी, वो इंटीजर है, ठीक है, कोप्राइम इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, ये आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको मैंने अभी बताया ना कि ये जो √3 है ना, इसको अलग से रेशनल प्रूफ नहीं करना। अगर सिर्फ √3 की बात करोगे तो ये रेशनल है, तो आप क्या करो, √3 को एक तरफ बचाओ, है ना, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो, है ना, एक तरफ √3 बाकी सब एक तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे √3 उधर जाएगा और उसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 5 - pq, और √3 को मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। हर बार आप ऐसे ही करना कि जो रूट में दिया गया है, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसको आप ऐसे लिख लेना, √3 √2 √5 जो भी है उसको एक तरफ, बाकी एक तरफ, ऐसे क्वेश्चन में। अब इसमें देखो आप लॉजिक क्या लगाओगे, आपको पता है कि यार ये जो था p/q, इसको आपने रेशनल माना था, यानी कि p/q रेशनल नंबर है ना, ये क्या है, रेशनल है, देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, रेशनल है, और 5 आपको पता है कि ये भी रेशनल होता है, 5 क्या है, 5 भी रेशनल है। और आप इसमें से ये माइनस करो, रेशनल माइनस रेशनल करते हो तो कोई रेशनल नंबर ही मिलता है, यानी कि ये जो टोटल मिलेगा माइनस करने के बाद ये रेशनल होगा, और जबकि ये इरेशनल है भाई, ये इरेशनल है। और आपको पता है कि यार कभी भी रेशनल नंबर, है ना, याद रखना, कभी भी कोई रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने यहाँ तो बराबर लिख रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है या कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही है,
ठीक है, तो ये इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम क्या बोल पाएंगे कि हमारी जो एजुप्शन थी शुरू में वही गलत थी। देखो है ना, अब इसको लिखना कैसे है आपको समझ में आ गया। हम बोलेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे 5 माइनस पी बाई क्यू इज रेशनल बट √3 is irrational and we know रेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता इरेशनल के। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसका मतलब इक्वेशन 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स है ना, स्टेट इक्वेशन 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड और एज्यूम्शन कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि जो हम रेशनल मान रहे हैं उसी को तो हेर फेर करके ये आ जा रही है, और इसमें क्या आ जा रहा है कि भाई एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर लिख दिया आपने, तो मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब हमने जो माना था वही गलत था। ठीक है, इक्वेशन 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड और एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड जो भी नंबर था 5 माइनस √3 ये क्या है, ये इरेशनल है ना कि रेशनल। ठीक है, ये क्या है, ये इरेशनल है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। इसमें इतने PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, मैं फिर से बता दूँ। ठीक है, कि अगर इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए है ना, तो इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप चैनल है @AK Study। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप पे @AK Study, इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।